राजभवन में जो गहलोत समर्थक विधायकों का धरना था वो खत्म हो गया है। रात 9:30 बजे गहलोत बैठक करने वाले हैं और उससे पहले ये धरना खत्म हो गया। हमारे सहयोगी शरद इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। शरद, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अभी तक अशोक गहलोत कह रहे थे कि जब तक विधानसभा सत्र नहीं बुलाते। रघु शर्मा से बात कर रहे हैं, सुनिए। शॉर्ट टर्म नोटिस पे विधानसभा का सत्र 70 साल में कई बार बुलाया गया है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल आपको लगता है कि आपकी बात नहीं मान रहे हैं? 24 घंटे से ज्यादा हो गया, क्या दबाव है वो तो वही जाने। लेकिन जब हमारे पास बहुमत है, हमने बहुमत साबित भी कर दिया। यहाँ परेड करा दी, 102 लोगों की लिस्ट दी थी मुख्यमंत्री जी ने। जब आप धरने पर बैठे तो राज्यपाल महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं परीक्षण करा रहा हूँ। मैंने कहा किस बात का परीक्षण करा रहे हो आप? उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को बुलाया, उनके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा मेरे मन में कुछ क्वेरीज है, आप एक बार मेरे कहने से मंत्रिमंडल की बैठक बुला के उन क्वेरीज के जवाब दे दो। अब वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, हम उनका आदर करते हैं। अगर उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करूंगा, आप मुझे मेरी क्वेरीज का जवाब भेजो। अब आप लोग मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और दोबारा से भेजेंगे? 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उनकी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज तक कभी सत्र बुलाने के मामले में महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा क्वेरीज हुई नहीं है आज तक। ये भी एक नया प्रयोग है। लेकिन क्या वजह लग रही है आपको? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को खून मुंह लगा हुआ है सरकारें गिराने का। और जिस तरह से तांडव मचाया उन्होंने ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, एक दहशत का वातावरण पूरे राजस्थान में चुन चुन कर, चाहे वो अशोक गहलोत जी के नजदीक लोग हों, चाहे कांग्रेस विचारधारा के लोग हों, उनको जिस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। ये महाराणा प्रताप की धरती है, वीरों की धरती। यहाँ कोई आग लग गई घर के चिराग से? कोई आग नहीं लगी। 102 लोग हमारे साथ हैं और अगर हमारे पास बहुमत नहीं होता तो हम विधानसभा का सत्र बुलाने की बात नहीं करते। वही एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई किसके पक्ष में है? हम लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं सत्र बुलाने की, हमने कोई बेजा मांग नहीं की है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। अगर नहीं मांगते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ी साजिश चल रही है राज्यपाल के जरिए, अगर नहीं मानते हैं राज्यपाल तो क्या करेंगे? वही घोड़े और वही मैदान, लड़ाई जारी रहेगी लोकतंत्र को बचाने की। और ये राजभवन यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होने वाला नहीं है, हम यहीं आएंगे वापस और वही पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे। कितने दिन तक बहुमत का आप तिरस्कार करोगे, कितने दिन तक बहुमत को ठुकराओगे? अंजना साफ साफ कह रहे हैं रघु शर्मा की कितने दिन तक। तो राज्यपाल से विधानसभा सत्र फिर बुलाने की मांग के बीच ये पूरी बातचीत आपने देखी। एक्सक्लूसिव शरद हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे वहां मंत्री रघु शर्मा से। अभी ये बवाल वहां पर कम से कम राजभवन से तो उठ चुका है। धरना खत्म हुआ है, हम कामयाब होंगे ये सीएम गहलोत कह रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, मौसमी हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद थी तब ये धरना खत्म हुआ। राजस्थान टर्निंग पॉइंट होगा, मैं आपको कह रहा हूँ, देश की राजनीति में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू करके हम दिखाएंगे। किसी गलतफहमी में बीजेपी को नहीं रहना चाहिए। साफ साफ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं कि वही घोड़ा वही मैदान, फिर वापस आ जाएंगे राजभवन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। बिल्कुल शरद, धन्यवाद आपका। शरद हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद मंत्री हैं इस वक्त राजस्थान सरकार में और रघु शर्मा का ये कहना था कि हम उल्टी गिनती करेंगे और बीजेपी को उसी के खेल में मात देंगे। फिलहाल धरना खत्म हुआ है। राज्यपाल से सत्र बुलाने की जो मांग थी वो लगातार बरकरार है। हम होंगे कामयाब, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। गैंगस्टर विकास दुबे का ऑडियो, एक्सक्लूसिव ऑडियो आज तक के पास है। जी हां, डरा हुआ, अपने किसी परिचित से बात करता हुआ, परिस्थितियों को देखकर यह समझता हुआ कि अब उसकी खैर नहीं है। वो कह रहा है कि कोर्ट में सरेंडर के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। विकास दुबे का ये एक्सक्लूसिव ऑडियो सुनिए। बाकी देखो, सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ, और क्या ठीक रहेगा। बस वही चारा है और तो कोई चारा है नहीं। और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं। और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा।
सुना आपने विकास दुबे को। जी हां, ये उत्तर प्रदेश का वही कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे है जो ये जान रहा है, समझ रहा है कि पुलिस उसके पीछे है, हर हाल में उसे खोज निकालेगी, बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो ये भी जानता है कि कोर्ट में सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कोर्ट में सरेंडर करने का पूरा प्लान भी तैयार है। सुनिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी की हाजिरी हो जाए। देखो दिक्कत तो बहुत ज्यादा है ही, आगे वाले समय में प्रॉब्लम है। आगे क्या हो, लेकिन दिक्कत तो है ही। लेकिन मतलब कुछ है प्रेजेंट टाइम। अच्छा, तो हम उनको बोल देंगे, उसको आप बात कर लेना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुड्डन से किसी तरह संपर्क, भाई गुड्डन का नंबर नहीं लग रहा जो संपर्क। हमारे पास एक नंबर और था जो आप दे रहे, जो आपने भेजा था वो भी नंबर, उससे भी मिलाया हमने, दोनों नंबर बंद है। अच्छा। नहीं, दूसरा वाला तो ऑफ ही है काफी दिनों से वो। अच्छा। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मेन करता धरता पूरा गुड्डन के हाथ में था सब। कोई जानकारी सब कुछ। अभी विनय तिवारी गए हैं, उनके हाथ में, गुड्डन के हाथ में। विकास दुबे का ये एक्सक्लूसिव ऑडियो आप आज तक पर सुन रहे हैं। दरअसल ये वही ऑडियो है जो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इस ऑडियो में विकास दुबे अपने गुर्गे गुड्डन त्रिवेदी के बारे में पूछताछ कर रहा है। आपको बताते हैं ये गुड्डन त्रिवेदी है कौन और विकास दुबे उसके बारे में आखिर क्यों पूछ रहा है। दरअसल बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे ये समझ गया था कि अब उसके लिए कोर्ट में सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं है और अपने गुर्गे गुड्डन त्रिवेदी के जरिए ही वो इंतजाम कर रहा था कोर्ट में सरेंडर का। क्या प्लान बनाकर विकास दुबे ने किया था सरेंडर? क्या कोर्ट तक पहुंचने का इंतजाम कर लिया था विकास दुबे ने? अपनी जान बचाने की विकास ने की थी फुल प्रूफ प्लानिंग। दस जुलाई की सुबह एसटीएफ ने क्रिमिनल विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन आज हम खुलासा करने जा रहे हैं उसकी उस प्लानिंग का जो उसने अपनी मौत से बचने के लिए कर रखी थी। आज तक के हाथ ऑडियो टेप लगा है। ये विकास दुबे की फोन रिकॉर्डिंग का ऑडियो है। इसमें वो अपने परिचित को बता रहा है कि किस तरह उसने कोर्ट में सरेंडर का इंतजाम कर रखा है। हो जाए, मदद हो जाए थोड़ी देर, आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ, वो समझ रहे हैं। तो अब आप कह दो। लेकिन यार बात सुनो भाई, हमारा मतलब हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको कोई रहने की, जाने की कोई दिक्कत हो तो आप सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा। हाँ, और सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है। बस ये है दिक्कत है। अच्छा, तो हम उनको बोल, मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में। आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। सुना आपने, विकास दुबे दावा कर रहा है कि उसकी सारी बातचीत हो गई है और वो 1-2 रोज में सरेंडर कर देगा। ये फोन कॉल उज्जैन में सरेंडर से 2 दिन पहले यानी 8 जुलाई को की गई थी। उस वक्त वो मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंच चुका था। विकास दुबे इस फोन रिकॉर्डिंग में अपने परिचित से बार बार गुड्डन त्रिवेदी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि विकास ने गुड्डन त्रिवेदी को ही सरेंडर के सारे कागजात तैयार करवाने का जिम्मा दे रखा था। गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन का नंबर ही नहीं लग रहा था। जो नंबर हमने दिया वो लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना। चलिए ठीक। गुड्डन कहाँ पे है? गुड्डन का यार कोई आइडिया नहीं लग रहा भैया। नंबर तो ऑफ जा रहा, हमने भी कोशिश की, नंबर तो नहीं लग रहा है। चलो आप माई लायक जो मदद बताओ वो हम करवा देंगे, बस कुल मिला के इतना समझ लो। वो हमने सचिन को भी बोल दिया है कि अगर कोई मदद। सचिन अवस्थी को किया था फोन। अरे वो अवस्थी, हाँ। वो हो रही है
हाँ 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 उसका नंबर मिला था और यस हाँ बताया था आपके रिलेशन में है कोई, हाँ हम उसी लड़का है। उसकी शेखर की वाइफ का कोई रिश्तेदार है, हैं? शेखर की वाइफ का रिश्तेदार कोई, हाँ 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 विवाह का, हाँ रिश्तेदार हैं। तो बात हो जाए उससे फिर। तो आप महिला को बताओ काम तुम हम करो कह दें उनसे काम हो जाएगा तुम्हारा बातचीत हो जाएगी। आप कह दो कि हमारा फोन आया था, फिर जैसा आप कहेंगे फिर पैसा हो जाएगा। ठीक 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 तो आप उनसे कह दो थोड़ा सा। हम बोले दे रहे हैं। ये वही गुड्डन त्रिवेदी है जो विकास दुबे का बेहद खास था, जिसे मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। गुड्डन त्रिवेदी ही विकास दुबे की कानूनी रूप से मदद कर रहा था। विकास दुबे बार बार कह रहा है कि उसने गुड्डन को बड़ा काम सौंप रखा है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी की बस हाजिरी हो जाए। अब देखो दिक्कत तो बहुत ज्यादा है ही, आगे वाले समय में प्रॉब्लम है। आगे क्या हो, लेकिन दिक्कत तो है ही, लेकिन मतलब कुछ है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा तो हम उनको बोल देंगे उसको, आप बात कर लेना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुड्डन से किसी तरह संपर्क, भाई गुड्डन का नंबर नहीं लग रहा जो संपर्क है। हमारे पास एक नंबर और था जो आप दे रहे, जो आपने भेजा था वो भी नंबर उससे भी मिलाया हमने, दोनों नंबर बंद है। अच्छा नहीं दूसरा वाला तो ऑफ ही है काफी दिनों से। अच्छा हाँ अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मेन करता धरता पूरा गुड्डन के हाथ में था सब, कोई जानकारी सब कुछ। अभी विनय तिवारी गए हैं उनके हाथ में, गुड्डन के हाथ में। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। विकास दुबे को पता था कि उसने कितना जघन्य अपराध किया है, ये बात भी वो फोन पर कबूल कर रहा है। गुड्डन का कांटेक्ट कैसे हुआ आप बता? गुड्डन त्रिवेदी का? हाँ क्योंकि नंबर जा रहा है देखो ऑफ। आप जा रहे हैं नंबर उनके? भाई भाई छोटी मोटी घटना तो है नहीं भाई बहुत बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब कोई सब कुछ समझ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई भी पता नहीं चल रहा है, पूरा प्रोस्पेक्टर इनकी वजह से हो रहा है। ये उस वक्त की फोन कॉल है जब पूरे यूपी की पुलिस विकास दुबे को खोज रही थी। दुर्दांत हत्यारा विकास दुबे जानता था कि उसकी प्लानिंग के बावजूद उसका खात्मा हो सकता है, उसे मुखबिरी का भी डर सता रहा था। बाकी देखो सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ और क्या ठीक रहेगा। बस वही चारा है और तो कोई चारा है नहीं। और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं, और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। उज्जैन पहुंचने के 2 दिन पहले विकास दुबे ने अपने परिचित को ये कॉल की थी। सूत्रों के मुताबिक ये सारी बातचीत यूपी एसटीएफ के अफसर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए सुन रहे थे, लेकिन विकास दुबे बार बार अपनी जगह बदल देता था। जब तक टीम उस तक पहुंचती, विकास दुबे फरार हो चुका होता था। आखिरकार चूहे बिल्ली का ये खेल खत्म हुआ। एसटीएफ ने एनकाउंटर में विकास दुबे का काम तमाम कर दिया। विकास दुबे के एनकाउंटर से ठीक पहले इकलौती जांच एजेंसियों के पास मौजूद ये ऑडियो क्लिप साफ इशारा करती है कि 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे मौत से पहले कितना घबराया हुआ था। वो हर हाल में चाहता था कि किसी तरीके से उसकी जांच बच जाए और वो अदालत में समर्पण कर सके, लेकिन ऐसा हो न सका। फिर भी उसने मरने से पहले हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे कि वो अदालत में आत्मसमर्पण कर सके और बाहर आकर के एक बार फिर से अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा सके। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। और अब विकास दुबे के बाद कानपुर का ही एक और मामला जिसमें कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। आरोप ये है कि अपहरणकर्ताओं को फिरौती दिलवा दी पुलिस ने ही और फिर उस लड़के की जान भी ले ली अपहरणकर्ताओं ने। मामला बहुत बिगड़ गया है, योगी सरकार सख्त है। ये रिपोर्ट देखिए।
इस माँ की ये चीखें सुनकर धरती का सीना फट गया होगा, आसमान का कलेजा भी दहल गया होगा। अपने इकलौते बेटे को खोने वाली इस माँ की चीत्कार सुनकर पत्थर दिल भी पिघल गया होगा। राखी का त्योहार करीब है और इस बहन से उसका इकलौता भाई छीन गया। जिंदा तो नहीं ला सके, कम से कम मेरे भाई की बॉडी तो ला के दे दो। एक बार अपने भाई को देख तो ले, उसके राखी तो बांध दे। हमें क्या पता था कि अब मेरा भाई हमसे दूर हो जाएगा, अब हम उसके राखी नहीं बांध पाएंगे। मेरे भाई का कोई दोस्त नहीं था। अब बहन हत्यारों के लिए फांसी की गुहार लगा रही है। जी कहना चाहते हैं हमारे भाई को न्याय मिले। अभी तक तो मैं अपने भाई के लिए लड़ रही थी कि सुबह आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा है उसी तरह उनको भी मौत मिले। जिस तरह मेरे भाई का गला दबा के मारा है वैसे मेरे सामने उनकी भी फांसी दी जाए, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। इस मातम के जितने जिम्मेदार हत्यारे हैं उससे कम जिम्मेदार यूपी पुलिस भी नहीं है। पुलिस की काहिली का नायाब नमूना है यह हत्याकांड, क्योंकि इस हत्याकांड में पुलिस ने फिरौती दिलवाई, फिर भी बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। अब फिरौती के 30 लाख का भी पता नहीं। यह मामला यूपी के शहर कानपुर का है। घटना 22 जून की है। कानपुर के बर्रा इलाके में संजीत यादव नाम के लैब टेक्नीशियन का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ताओं ने प्रीति नाम की एक लड़की के घर में उसे कैद करके रखा। 26 जून को संजीत ने कैद से भागने की कोशिश की। 27 जून को अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी और लाश कानपुर के पास नदी में फेंक दी। 29 जून को फोन कर फिरौती की 30 लाख रुपए रकम मांगी। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने 30 लाख रुपए दिला दिए, लेकिन संजीत जिंदा वापस नहीं लौटा। पुलिस की लापरवाही की वजह से इस परिवार का सब कुछ लुट गया। अब पुलिस इस मामले में अपना दामन बचाने के लिए 5 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। कुलदीप और राम जी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ, जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सुर्खियों में छा गई। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस हत्याकांड से सकते में थे। योगी सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए आईपीएस अपर्णा गुप्ता, डेप्यूटी एसपी मनोज गुप्ता समेत 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, जबकि फिरौती की रकम की जांच के लिए एडीजी पीएचक्यू बीपी जोगदंड को जिम्मेदारी दी गई है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। देश की इस रिपोर्ट से सैलाब जबरदस्त है, लोगों के लिए तमाम मुश्किलें हैं। और छिंदवाड़ा की ये रिपोर्ट, जहां 2 लड़कियां सेल्फी लेने के चक्कर में बाढ़ में फंस गईं, फिर बचाया गया। सैलाब में फंस गई 2 लड़कियों की जान। सेल्फी के चक्कर में अटक गई सांसें। सैलाब के बीच 2 लड़कियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। नदी की तेज धार, लड़कियां फंसी बीच मझधार। पिकनिक के चक्कर में जिंदगी पर बनाई। उफनती हुई नदी है, सैलाब की तेज धार है और 2 लड़कियों को बचाने की जंग यहां चल रही है। 2 लड़कियां पत्थर पर एक दूसरे को पकड़कर खड़ी हैं। अगर यहां रत्ती भर भी चूक हुई तो सैलाब लड़कियों को बहा ले जाएगा। प्रशासन और पुलिस का पूरा अमला रेस्क्यू ऑपरेशन की तरकीबें सोच रहा है। 2 लड़कियों को बचाने के लिए 8 लोग सैलाब में उतरे हुए हैं। पुलिस वाले हैं और तैराक भी हैं।
3 लोग एक रस्सी को पकड़कर पत्थर पर बैठते हैं और 3 पुलिस वाले लाइफ जैकेट पहनकर रस्सी को पकड़ते हुए पत्थर पर खड़ी लड़कियों तक पहुंचते हैं और बड़ी सावधानी के साथ दोनों लड़कियों को बचाया जाता है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, लेकिन ये 2 लड़कियां सैलाब के बीच फंसी कैसे? ये 2 लड़कियां बीच नदी में पहुंची कैसे? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम को किसने बुलाया? सांसें अटका देने वाली ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है। कोरोना महामारी के चलते पुलिस प्रशासन ने तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 6 लड़कियों का ग्रुप छिंदवाड़ा के बेलखेड़ी गांव की पेंच नदी में पिकनिक मनाने गया था। ये लड़कियां नदी के बीचों बीच जाकर सेल्फी ले रही थी। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। 4 लड़कियों को किसी तरह से बाहर निकाला गया, लेकिन 2 सैलाब के बीच में फंस गईं। बाकी लड़कियों ने पुलिस और प्रशासन को खबर दी और किसी तरह से मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कियों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सभी सुरक्षित हैं, उनको अस्पताल भेज दिए। दोनों लड़की थोड़ा सा घबरा गई थी, तो उनको जो टेक्निक रहती है, हम लोग कई चैनल देखते रहते हैं, डिस्कवरी उसी आधार पे हम लोग ने अपना वो मेहनत करके निकाला। मध्य प्रदेश में आजकल मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें सीहोर की हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस रफ्तार से पानी बह रहा है। सीहोर के बुधवारा बाजार में बरसात का पानी इतनी तेज आया कि लोग अपनी अपनी बाइकें बचाने लगे। दो मोटरसाइकिलों को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। आप देख सकते हैं पानी की तेज रफ्तार के बीच बाइक संभाले नहीं संभल रही है। इस शख्स ने बाइक को थाम रखा है, फिर भी बही चली जा रही है। बारिश से मध्य प्रदेश में जान आफत में आ गई है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको लिए चलते हैं गुजरात, और गुजरात में भी सूरत की रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे बाढ़ यहां पर भी लगातार तांडव के जरिए लोगों को परेशान कर रही है। उसी की तस्वीरें हैं। एक टेम्पो नदी का उफान बहा ले गया। सूरत में सैलाब ने मचाया तांडव। टेम्पो को बहा ले गया सैलाब। सैलाब की तेज धार, टेम्पो पर जोरदार प्रहार। बड़ी मुश्किल घड़ी है। सैलाब की मुसीबत आ पड़ी है। बाढ़ और बारिश ने जिंदगी पर ऐसा धावा बोला है कि सब कुछ बहा जा रहा है। तस्वीरें सूरत के उमरपाड़ा गांव की हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने अब रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदियों में तबाही का उफान आ गया है और सैलाब अब तो पुल के ऊपर भी बह रहा है। इस तस्वीर को देखिए। एक टेम्पो वाला सैलाब के बीच पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैलाब का जोर इतना था कि टेम्पो का इंजन फेल हो गया और टेम्पो नदी में बहने लगा। लेकिन वक्त रहते गांव वालों ने टेम्पो के ड्राइवर को बचा लिया, वरना टेम्पो चालक की जान भी जा सकती थी। आज तक ब्यूरो। बार बार हर साल बाढ़ का ये तांडव आपने मध्य प्रदेश देखा, गुजरात देखा, बिहार देखिए। कोसी, गंडक, बागमती तमाम नदियां उफान पर हैं। गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं। भागलपुर में बाढ़ से स्कूल ढह गया। भागलपुर में बाढ़ से स्कूल ढह गया।
पूर्वी चंपारण में बांध टूटने से आई तबाही। गोपालगंज में गंडक नदी पर बना सारण पुल बह गया। सीतामढ़ी में सड़क को बहा ले गया सैलाब। समस्तीपुर में बाढ़ ने रोक दिया ट्रेनों का रास्ता। मधुबनी में थाना बन गया टापू। यह है बिहार में बाढ़ से तबाही का मंजर। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बांध टूटने से तबाही आई है तो कहीं स्कूलों ने जल समाधि ले ली है। सड़कों को सैलाब बहा ले गया है। बाढ़ ने अब रेल का रास्ता भी रोक दिया है। बिहार में हालात बहुत बुरे हैं। ये भागलपुर में कोसी नदी के तांडव की तस्वीरें हैं। कैसे देखते ही देखते चंद सेकंड में सैलाब के प्रहार से स्कूल की इमारत ढह गई। भागलपुर की कहारपुर पंचायत में कोसी में खतरनाक कटाव हो रहा है। 3 कमरों वाला हाई स्कूल इसी कटाव की भेंट चढ़ गया। आप देख सकते हैं कैसे लोग खड़े होकर अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। बाढ़ ने कैसे बिहार के पूर्वी चंपारण की दुर्गति कर दी है। यहां गंडक नदी पर बना बांध टूटा तो पूरे इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई। आप देख सकते हैं कैसे एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। नाव के सहारे लोगों को घरों से निकाल रही है। लोग अपने पशुओं की भी जान बचा रहे हैं। ये बांध 10 फीट की चौड़ाई में टूटा है, जिसकी वजह से बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लोग इस तबाही से बचने के लिए भाग रहे हैं। दर्जनों गांवों में बाढ़ बर्बादी का मंजर दिखा रही है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी पर बना सारण बांध टूटने से इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि सब कुछ डूब गया। आप देख सकते हैं कि कैसे गांव के गांव डूब गए हैं। लोग अपने मवेशियों और छोटे छोटे बच्चों को लेकर पलायन कर रहे हैं। तबाही का सैलाब तेजी से गांवों में घुसपैठ कर रहा है। शहरी इलाकों में भी बाढ़ आ चुकी है। ये देखिए कैसे मकान डूबे हुए हैं। मकानों के अंदर खड़ी कारें भी डूबी हैं। बांध टूटने से बाढ़ का पानी गोपालगंज NH-28 को लांघता हुआ हाईवे पर भी बह रहा है। दिल्ली असम को जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का कब्जा होने से ट्रैफिक ठप हो गया है। गंडक नदी का 2 बांध सारण और चंपारण दोनों आज टूट गए। पानी के दबाव की वजह से, भारी दबाव की वजह से ये तटबंध गोपालगंज में टूटे हैं और इधर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 2 जगहों पर। इस तस्वीर को देखिए कैसे सैलाब सड़कों को चीरता हुआ आया और बाढ़ में तब्दील हो गया। दरभंगा में हो रही लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से बागमती नदी उफान पर है और अब लोगों के लिए काल बन रही है। स्कूल डूब गए हैं। गांव के गांव बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। ये मधुबनी का भैरों पुलिस स्टेशन है। इस वक्त तस्वीर कुछ ऐसी है जैसे ये किसी टापू पर बना है। चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में थाना।
बिहार के मधुबनी में कमला बलान नदी में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं भैरव स्थान थाना है वो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गया है। यहाँ आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो ये भैरव स्थान थाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। जिस तरीके से कमला बलान नदी में जो है वो बाढ़ का पानी उफान मार रहा है उसकी वजह से ये थाना हर साल की तरह इस बार भी जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। बिहार में आई बाढ़ का असर रेल नेटवर्क पर भी पड़ा है। रेलवे ट्रैक के डूबने के कारण दिल्ली से बिहार जाने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं। आप देख सकते हैं नदी में आई बाढ़ का पानी पुल के गर्डर को छूने लगा है। समस्तीपुर रेल मंडल के हाया घाट स्टेशन पर कोसी नदी का पानी चढ़ आया है और इस तरह बिहार विकराल बाढ़ का सामना कर रहा है। गोपालगंज से सुजीत कुमार झा के साथ रोहित सिंह, मधुबनी, आज तक। अब बिहार के बाद देखिए असम का हाल, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। गांव टापू में तब्दील हो रहे हैं और वहां से हमारे सहयोगी कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग। देखिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ये है झारखंड के रामगढ़ का मशहूर मंदिर, लेकिन इस वक्त बाढ़ में डूबा हुआ है। मंदिर परिसर की सारी दुकानें बह गई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब उफन उफन कर बह रहा है। हम आपको बता दें कि छिन्न मस्तिका मंदिर के पास भैरवी नदी बहती है, लेकिन मूसलाधार बारिश के चलते नदी में बाढ़ आ गई और पूरे मंदिर परिसर में पानी ही पानी है। असम में ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है कि क्या इंसान क्या जानवर हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। हजारों लाखों जिंदगी यहाँ बेबस हो गई हैं, घर संपत्ति जलमग्न हो गई है। आज तक की टीम लगातार असम में बाढ़ की जोखिम भरी कवरेज कर रही है। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष आज असम के सिरिटी गांव पहुंचे, जो पूरी तरह से अब ब्रह्मपुत्र नदी में मिल चुका है। ये गांव को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क इस कदर डूबी है कि आगे जो पानी है वो लगभग 5 से 6 फीट गहरा है, क्योंकि इसके आगे जो पुल है वो टूट चुका है और ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आगे जो जमीन है वो कहाँ है। और यहाँ पानी का जो प्रवाह है ब्रह्मपुत्र से आने वाला वो इतना तेज है कि इस हद तक के पानी में भी ये मुझे दूसरी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और शायद इसी वजह से ऐसी जगहों पर अब न गाड़ियां जा सकती हैं और जो लोगों को आना जाना है उसके लिए एकमात्र जरिया है नाव का सहारा लेना। असम में ऐसी बाढ़ कई साल पहले देखी थी। आज दुकान, मकान, सड़कें, बाजार सब कुछ जलमग्न है। असम में जिंदगियों को बचाने के लिए जलदूत निकले हैं और इन जलदूतों के साथ आज तक की टीम भी। बाढ़ग्रस्त इलाके में ढेरगांव में हम इस रेस्क्यू और रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकल चुके हैं एनडीआरएफ के जवानों के साथ, ये देखने के लिए क्योंकि जैसे ही बीती रात पानी का स्तर बढ़ा है, गांव में कई सारे लोग पानी कम होने की वजह से नीचे चले गए थे, स्तर फिर बढ़ा है। तो इस ऑपरेशन के जरिए हम ये जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में कौन से लोग हैं जो वापस निचले इलाकों में चले गए हैं और उन्हें वापस लाने की जरूरत है। तरुण जी, कितना चैलेंजिंग है इस समय एनडीआरएफ के लिए ऐसे आसाम में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन? पिछले साल के मुकाबले इस साल कोविड के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है एनडीआरएफ की। तो ये सब देखते हुए एनडीआरएफ में स्पेशली कोविड के लिए फ्लड रेस्क्यू में अलग से पीपी डेवलप किया गया। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।